अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार कुर्रम में अमन मुआहदा तय पा गया और सैकड़ों जानें ज़ाया करने के बाद हम एक ऐसी स्टेज पर पहुँचे हैं जहाँ अफ्रीकैन ने इस बात के ऊपर इतफ़ाक़ किया है कि वो जो गैर कानूनी या गैर लाइसेंस याफ्ता असला होगा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसको जमा करवाया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। इलाके के जो हमायदीन हैं उनका रोल होगा। अगर कोई फ़िरका बंदी को, फ़िरका वारियत को हवा देता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रोल आएगा। तो ये तरीक़ाकार क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन इसका गारंटी कौन देगा, वायलेट एक करता है तो उसको चेक कैसे किया जाएगा, इसकी तफसील हमें बताएंगे आज के प्रोग्राम की इब्तिदा में बैरिस्टर सैफ साहब जो मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। आपको भी मुबारकबाद हो और उन तमाम लोगों को मुबारकबाद हो जिन्होंने इस माहदे को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा किया। बताइए इसके चीदा नुकात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नदीम साहब, मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों की बनती है कि सब पाकिस्तानियों को मुबारक मैं खुद देना चाहूँगा और बिलखसूस कुर्रम के अवाम को कि आज ये मुआहदा तय पा गया और हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि अब इस पर अमल दरामद होगा और इंशाल्लाह अमन का क़याम यकीनी होगा। और जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है, देखें मुआहदे में जो बुनियादी शिक जिस पर तनाज़ा या तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिसकी वजह से इसमें डिले भी आया, ये काफ़ी दिनों का तातुल हुआ, उसकी बुनियादी वजह और जो फैक्टर था वो असले की हवालगी और बंकर्स को जो मोर्चे थे इनके उनको मस्मार करना था। उस पर दोनों फ़रीक़ैन के जो नुमाइंदे थे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि इस इलाके में पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं और असला वो ये समझते थे कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए चाहिए, लेकिन द काइंड ऑफ वेपन्स, जिस तरह का असला, जिस नौइयत का असला था जिस पर हुकूमत को एतराज़ था कि ये हर सूरत में सरेंडर किया जाएगा, वो भारी असला था जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स तो से लेकर मल्टी बैरेंट रॉकेट लॉन्चर्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का असला था। तो उसकी हवालगी पर इसरार था कि ये सरेंडर किया जाएगा और बंकर्स मस्मार किए जाएंगे तो तभी बात आगे बढ़ेगी। तो 12 अच्छा हुआ, फ़रीक़ैन दोनों राज़ी हो गए हैं। अब ये मसला तो हल हो गया। अब जहाँ तक तरीक़ाकार का ताल्लुक है तो वो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था कुर्रम के ही इस तनाज़े के मौजू पर 20 दिसंबर को, जिसमें यह फैसला किया गया था कि 1 फरवरी तक डेडलाइन दी जाएगी दोनों फ़रीक़ैन को कि वो असला सरेंडर भी करें और बंकर्स भी खाली करें ताकि उनको डिमोलिश किया जा सके। और इस सिलसिले में जिम्मेदारी हुकूमत की तो यकीनन है, हुकूमत ही इसको इंश्योर भी करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके नफाज की जितनी भी जिम्मेदारी है वो हुकूमत ही पूरी करेगी। लेकिन जो मुतल्लिका फ़रीक़ हैं उन्होंने भी अपने सर पे जिम्मेदारी ली है कि वो असला भी सरेंडर करवाएंगे अपने कब्जे में जो मौजूद असला है और साथ ही साथ बंकर असला रिट्रीव कौन कराएगा जी? कौन रिट्रीव करेगा? फौज वसूल करेगी, पुलिस करेगी? किसकी जिम्मेदारी होगी कि वो गैर कानूनी हथियार, बड़े हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स, वो कौन कब्जे में लेगा? देखें वो सरेंडर होंगे। सरेंडर का मतलब ये होता है कि वो खुद, उनके पास जो असला मौजूद है वो खुद सामने आएंगे, देंगे। किसको देंगे? पुलिस को देंगे, फौज को जमा कराएंगे? जी, पुलिस जमा करेगी, फौज जमा करेगी, कोई एक कौन सी एजेंसी जमा करेगी? फौज। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ नदीम साहब, अगर आप मुझे सिर्फ 2 सेकंड मौका दे दे, मैं उसी तसलसल में बात कर रहा हूँ। मैं कोई बात छुपाने के लिए आपके साथ नहीं आया फोन पे। मैं यही कहने लगा हूँ कि यस, इंतजामिया है, ज़िली इंतजामिया है, अब वो एक्टिवेट हो गए हैं। उनके पास लोग, कमेटियाँ हैं इलाकाई सतह पे, वो कमेटियों वाले निशानदेही करेंगे, फिर असला वहाँ पे हवाले किया जाएगा। जो पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की फ्रंट लाइन जो इदारा है वो पुलिस ही है, वही करेगी। फौज का इसमें बराह रास्त अमल दखल नहीं है। फौज इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, लेकिन ये काम वहाँ पर पुलिस करेगी, एफसी करेगी और साथ ही साथ जो है वो जो ज़िली इंतजामिया है वो इसकी ओवरऑल सुपरविजन। क्या कुर्रम के अंदर आप पुलिस पोस्ट बनाएंगे? क्योंकि आप लोग अगर पुलिस पोस्ट नहीं बनाएंगे तो कल वायलेट कोई भी एक पार्टी करती है तो उसको चेक कौन करेगा? अंदर आपके पुलिस के थाने बनेंगे, पुलिस लगाएंगे आप लोग, एफसी लगाएंगे आप लोग? ये सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे है, मौजूद है, थाने भी हैं, एफसी भी है, पुलिस भी है, लेकिन उनको मजीद बीफ अप करने के लिए हम भी समझते हैं कि वो इलाका चूँकि हसास है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पुलिस की चाहिए नफरी। तो हमने 400 के करीब नए पुलिस एहलकारों की भर्ती का भी अमल शुरू कर दिया है। वो शुरू है, जारी है, लोग भर्ती हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने एफसी की 2 प्लाटून्स भी वहाँ पर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हम सड़क पर और जो हसास इलाके हैं जहाँ पहले लड़ाइयाँ होती रही हैं
वहाँ पर हम मजीद पुलिस चेक पोस्टें बना रहे हैं, ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गाड़ियाँ, ये सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और एक मजबूत निज़ाम होगा लॉ इन्फोर्समेंट का। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर कबायली जो फरेक हैं उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ली है कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद इंतहा पसंदों को या शरपसंदों को कंट्रोल करेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही कोई मुसल्लह कार्रवाई की इजाज़त देंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई ऐसी हो भी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की तो होगी कार्रवाई करने की, लेकिन जो मुतल्लिका फरीक है वो भी उन्होंने भी उसकी सजा में क्या किया जाएगा? कबायली रवायात में तो वो घर मुस्मार कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, वो वाली सजाएं दी जाएंगी? वो कबायली रिवायात FCR के खात्मे के साथ खत्म हो चुकी हैं। अब वहाँ पे घर मसवान करने का कोई तरीकाकार नहीं है। वो पहले होता था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत, अब नॉर्मल जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत होगा। लेकिन यकीनन कबाइल ने ये कहा है कि उन वायलेटर्स को जुर्माना भी किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जो फरीक है, जो कबाइल हैं, वो हमारा साथ देंगे, यानी हुकूमत का साथ देंगे। सर एक बैरिस्टर सैफ साहब और आपसे पूछना है, मैंने जितने लोगों का वहाँ से कुरम से और पारा चनार से जिनसे बात कर सका हूँ, वो कहते हैं कि ये एक पूरी तकौन है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है और वो जो खारजी आके हमला करते हैं उनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? तो आपको वहाँ फ़ौज के किले बनाने पड़ेंगे या FC के किले बनाने पड़ेंगे और पूरी फेंस करना पड़ेगा या वहाँ डिप्लॉय करने पड़ेंगे हमारे जवान, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर कोई जो दहशत गर्दी वाला मामला है ना उसको आप इंश्योर करें कि कोई एक चिड़िया भी इधर से उधर पर ना मार सके। पहली बात तो यह है कि खैर नदीम मलिक साहब, अब चिड़िया का पर मारना तो कोई भी दुनिया में, शायद इसराइल जैसा ताकतवर मुल्क जो है वो फ़लस्तीनियों को नहीं रोक सका और उन्होंने वो वाक़या कर दिया, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यकीनन अफगानिस्तान का बॉर्डर वो बिल्कुल एक तिकोन है, तीनों तरफ अफगानिस्तान के इलाके हैं और ये इलाका जो है ये एक एक्सटेंड हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन जहां तक बॉर्डर की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की फौज वहां है, फेंस भी लगी हुई है, सब कुछ है और इंशाल्लाह मजीद भी उसको फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हाउएवर ये जो वहां से ये जो एक तासुर है कि वहां से शायद बड़ी तादाद में लोग अंदर आकर, तो बड़े जत्थे आकर हमलावर होते हैं पाकिस्तानी इलाके में, तो ये तासुर भी कोई इतना सही नहीं है। यकीनन माजी में बाज दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन करके ये वाकयात हुए हैं, लेकिन वो पूरे कबायली इलाके में होते रहे। तमाम फाटा का जो फॉर्मर इलाका था, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, खैबर में, हर जगह वो होते रहे, लेकिन फेंस लगने के बाद वो काफ़ी हद तक कम भी हुए हैं। अलबत्ता इस इलाके में सच किसी बड़ी किस्म, मैसिव किस्म की इन्फिल्ट्रेशन का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ औक़ात कुछ लोग स्नीक करके आ जाते हैं और वो ज़्यादातर जो फिरका वाराना फसादात हैं उनमें फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं में ही हिस्सा लें। उनका अपना जो TTP का अपना एक जंगी तरीक़ाकार है और वो जो हमलावर होते हैं सरकारी तनसीबात पर और फौज पर, तो वो कर रहे होते हैं, वो तो वक्तन हमले। आपको इससे पहले खुदा हाफिज़ कहें, ये जो शाहराह है जहाँ से आपने उनको दवाइयाँ और कोई रसद वगैरह पहुँचानी है, वो अब कब खुल जाएगी? देखें, शाहराह के खुलने के जैसी साइन हो गए, इकदाम शुरू हो गए हैं। हफ्ते के दिन एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जो है वो खुराक और अद्वियात और लोगों को लेकर इंशाल्लाह पारा चिनार की तरफ जाएगा। उसकी पूरी सिक्योरिटी की जाएगी और वो कॉन्वॉय जो है वो हफ्ते के दिन रवाना होगा। इससे पहले हम वो सारे इंतजाम कर रहे हैं ताकि कोई और इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए इकदाम हो रहे हैं। बस 2 दिन बाद इंशाल्लाह वो कॉन्वॉय जाएगा। बैरिस्टर सैफ साहब खुश रहिए और मौसर तरीके से काबू में रखिएगा। कोई मस्ती करे ना तो उसे उठा लीजिएगा, दोबारा किसी को कत्ल गारत की तरफ जाने ना दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पीर हैदर अली शाह साहब कुरम जिरगा के मेंबर हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पीर हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। पीर साहब बहुत आप सबको मुबारक हो, अल्लाह पाक करे कि इस इलाके में अमन आ जाए और एक भी जो जान है जो बचाई जा सकती है वो इस कोशिशों से वो बचा ली जाए। आपको यकीन है कि ये जिन नुकात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा या अभी कुछ चैलेंजेस नजर आते हैं आपको? नदीम साहब बहुत बड़े चैलेंजेस है। मैं इस जरिए में तकरीबन 2007 से हूँ जी, और मरी मुआहदा 2008 में 2009 में हुआ है, लेकिन एतमाद की इतना फुकदान है कि किसी को दूसरे पे एतमाद नहीं है। अभी हम पहले अहले तशरीह का कुछ मसला था तो हम उधर गए, उनको हम मना के लाए और उन लोगों ने दस्तखत किए। आज अहले सुन्नत वालों ने भी दस्तखत कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये दस्तखत करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसे मुआहदे हमने कराए हैं। हमने 12-12 करोड़ रुपए मसले के भी रखे थे, लेकिन अगर हुकूमत
सही तरीके से अमल दरामद इस पे न कराए तो इस जरिए का मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होगा। अभी बहुत मेहनत हुई है, हमने तो ऐसे हालात देखे हैं कि हमने खुद वो हालात देखे हैं कि कई लोग हमने देखे कि जो बड़े हथियार हैं पीर साहब, वो अब जमा करा देंगे दोनों फरीक? नदीम साहब, ये असला जो जमा कराने का एक शर्त रखा था हुकूमत ने, जिसमें फौज भी शामिल थी, कमिश्नर साहब भी शामिल थे और जिरगा भी शामिल था। ये इस तरह शर्त रखी है कि तमाम लोग असला जमा करेंगे और वो असले ऐसे जगह जमा होगा कि वहाँ के एक चाबी उन मशरान के पास होगी, अहले तशरी और अहले सुन्नत के, और एक डिप्टी कमिश्नर के साथ होगा। और जब एतमाद बहाल होगा और वहाँ अमन हो तो ये सारा असला भी हुकूमत उनको पैसे देंगे और हुकूमत उनसे सारा ये जो बड़ा असला है ये उसे जमा करा के फिर उसको कीमत दे के उसको हुकूमत के हवाले किया जाएगा। और ये जो बंकर तोड़ने का काम है ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये बंकर तो मेरे ख्याल में 10-12 बंकर है, अगर तोड़ने पे आ जाए तो मेरे ख्याल में ये तो हफ्ते में भी हो सकता है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले तो ये बात हो सकती है, क्योंकि 2007 से सैकड़ों लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, जो वफात हो चुके हैं। अभी अगर सही तरीके से अमल दरामद हो तो ये अमल कायम हो सकता है। पीर हैदर अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बात चीज़ों के ऊपर मैं कभी भी नहीं चाहता कि एग्जीक्यूटिव के होते हुए मैं कहूँ कि फ़ौज को ये काम करना चाहिए, लेकिन इस इलाके की सूरत हाल के पेश नज़र मैं बाकायदा दरख्वास्त करूँगा फ़ौज से कि मेक श्योर करें कि एक तो बॉर्डर के पार से कुछ ना आए और दूसरा वहाँ चौकियाँ FC की ऐसी लगी हों कि जो एक आता है शरपसंद उसको उठा ले, मौका ना दें उसको कि पूरे इलाके में 200 बंदा मार दे। ये नौबत ना आने दें, मेक श्योर करें इसको कि ये पीस स्टे करे, कायम रहे। 100 बच्चे हमने रिपोर्ट किए हैं कि वो अद्वियात नहीं मिली तो मर गए। तो एक दफ़ा तो हमने इस अलमिया से गुजर गए हैं, ये अलमिया दोबारा नहीं आना चाहिए। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके पास KP की गवर्नमेंट है, जिनके पास लॉ इन्फोर्समेंट है, फ़ौज है, FC है, पुलिस वाले हैं। तो कलेक्टिवली अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ज़रूर करें। आज जो इस्लामाबाद में हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं JUI से। सबको खुश आमदीद करूँगा। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब आप फरमा दीजिए, फिर हुमायूं साहब से पूछता हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरी तो ख्वाहिश थी कि यहाँ एपेक्स कमेटी बैठे वफाक के अंदर और उसमें बैठ के आप फैसला करके उठें और उन लोगों को बचाएं जो मर रहे हैं रोज़ाना। तो अब उम्मीद रखी जाए कि अमन की तरफ चलेंगे हम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, गुजारिश ये है कि बाज़ चीज़ें और बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर हमें ज़िम्मेदारी के साथ अबव पार्टी लाइंस बात भी करनी चाहिए और उस पर अमल दरामद के हवाले से भी, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी उसी तरह सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं तो इसे ही कहूँगा कि ये जो वाक़या करम एजेंसी का अभी, जिसमें तकरीबन 130 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, दोनों तरफ से हलाकतें हुई फायरिंग के नतीजे में। और उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो वहाँ पे दवाई ना पहुँचने की वजह से जो है वो इस दुनिया से चले गए। मैं तो इसे कहूँगा कि एक नेशनल ट्रेजिडी है और इसमें जो किरदार मरकज़ी हुकूमत का है वो अपनी जगह पे, जो सूबाई हुकूमत का है वो अपनी जगह पे, मिल पे इसके काम करने की ज़रूरत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन मुआहिदा अगर तय पा गया है तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तमाम तर वसाइल जो हमारे पास हैं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, और तमाम तर वसाइल जो जैसे आपने कहा कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के पास हैं, वो सामने ला के इसकी इम्प्लीमेंटेशन को 100% यकीनी बनाया जाना ये अज़द ज़रूरी है। मैंने कहा अबव पार्टी लाइंस में बात भी वही करूँगा, लेकिन सिर्फ इस दुख का इज़हार मैं कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये सारी लड़ाई वहाँ पे जारी थी और ये पहले 70, 80, 65, फिर 100, फिर 125 लाशें जो है वो रोज़ाना गिनी जा रही थी, कितने लोग वहाँ पे एक दूसरे को गोलियाँ मार के तसादुम के नतीजे में हलाक हो रहे हैं। उस वक्त तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या किरदार था, ये एक सवालिया निशान है। और इसके ऊपर मैं इसलिए नहीं कि मैं दूसरी जमात से हूँ, बासियत पाकिस्तानी में ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये ज़िम्मेदारी का एहसास उस वक्त करते और उस वक्त ये मार्चेज़ और रैलियाँ लेके इस्लामाबाद पे दावा ना बोल रहे होते, आपका एहतजाज राइट है, आप करें, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर मुआहिदा हुआ है आज तो इसका मतलब ये है कि ये मुआहिदा हो सकता था, ये जंग बंदी हो सकती थी,
ये गोलियां चल बरसानी एक दूसरे के ऊपर रोका जा सकता था। तो इस बात की पता नहीं आप लोग इसको कैसे महसूस करते हैं। मुझे तो अभी सच्ची बात पूछे ऑन एयर पता नहीं सारी बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। कोर कमांडर अगर वहाँ पे ना बैठ के आपको सारों को वो जिरगे विरगे और सारे लोगों को मजबूर ना करते तो अभी भी शायद आपके 15 दिन और अभी भी लगे रहते। तो आप लोगों में इनिशिएटिव की काफ़ी कमी है। मोहम्मद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अमन माहिदा बरकरार रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये जो अमन है ना, इसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है जो वहाँ के लोग हैं। उनको एक चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि जो पीस ऑफ लैंड है या जो डिस्प्यूटेड चीज़ है, क्या उसकी वर्थ इन सब जानों से ज़्यादा है? क्या हम लोगों ने इन चीज़ों के लिए हमने अपने भी और औरों के भी लोगों की जानों को कुर्बान करना है? उसके बाद क्या कोई आएगा, गवर्नमेंट से आएगा या किसी ऐसे इदारे से आएगा और हमें मजबूर करेगा कि आपस में कि हम सुलह करें? अगर ये बात मजबूरी की है तो ये नहीं चलेगी। अगर मुझे आपने मजबूर किया हुआ है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो लॉन्गजेविटी होती है, जो म्याद टाइम होता है, वो बहुत दूर तक नहीं रहता, क्योंकि उसमें मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है। तो मेरे लिहाज से चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या वो इदारे हों, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है सब गवर्नमेंट की कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप मेंटेन करें और उस चीज़ को करें। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे दो कम्युनिटीज़ का आपस में झगड़ा हो किसी लैंड पे या डिस्प्यूटेड चीज़ पे, और समहाउ वो दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अंदर एक डिवाइड इतनी सी ज़मीन का तनाज़ा था जो अब शिया सुन्नी बन के हमने फैला दिया कि ये बन गया तनाज़ा। इतनी सी ज़मीन 2007 में स्टार्ट हुआ था और वहाँ उस वक्त 51 बंदा उस वक्त वफात हुआ था, फिर 11 और 13 के दरमियान में 2000 बंदा हुआ है और सब। तो सवाल मेरा ये उठता है उन्हीं लोगों से जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनके अजीज़ इसमें इंतकाल कर गए, कोई इसकी तरफ से मारा गया, कोई उसकी तरफ से शहीद हुआ है, जो भी है इन चीज़ों के, इज इट वर्थ इट? सवाल ये, उनके बच्चे हुए हैं, उनके बच्चे हमारे भी बच्चे, लेकिन उनके तो डायरेक्ट बच्चे हैं, उनकी तो अपनी औलादें हैं, उनके तो अपने खून हैं। क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला होता है एक छोटा सा एक स्कूल या एक चीज़ के ऊपर कि हम इतना उसका बड़ा वो कर ले? देखिए ये वो चीज़ें जो उन्होंने बैठ के करनी है, यही वो चीज़ें जो हमने भी बैठ के करनी है। आज मायदा हो गया, सबने साइन कर दिया है, अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें दुनिया का सबसे बड़ा मसला जब होता है ना, वो भी एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे बैठ के फरीकैन आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं। इस दफ़ा बातचीत पे बिठाने के लिए जो तरीका था वो बहुत जोर लगा के बिठाना पड़ा आपको। यू आर फुली अवेयर कि कैसे मजबूर किया गया बैठने पे तैयार कोई नहीं था। हाफिज अब्दुल्ला साहब आप फरमाइएगा, क्योंकि आप भी बड़े काफ़ी वाकफियत रखते हैं। एक ट्राइबल किस्म का सोसाइटी है और खुल्लम खुल्ला असले के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक के 4 मरते थे, दूसरा 6 उठा के ले जाता था और गले काटे जाते थे। तो बाहर वालों को तो हम खारजी कहते हैं, आके अंदर आके दहशतगर्दी फैलाते हैं। यहाँ अंदर से भी ये काम जारी था। अब इसको कैसे यकीनी बनाया जाए कि वो जो बिल्कुल इंतहा पसंदी के ऊपर माइल हरकतें थी, जहालत के ऊपर मबनी हरकतें थी, उसको हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम मलिक साहब। नजीम मलिक साहब, बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ों को हमने सामने रखना होगा। बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये सामने रखना होगा कि मसला क्या है। मसला तो सामने लड़ाई है फ़रीक़ैन के दरमियान, खून खराबा और खूनरेज़ी, कत्ल व गारत गरी है। अब इस मसले की दूसरी नंबर पर ये मालूम करना चाहिए कि मसले की वजूहात, असबाब और अवामिल क्या है। तीसरी बात यह है कि इस मसले का ख़ात्मा, ये ज़िम्मेदारी किसकी है। बेशक आप फ़रीक़ैन पर ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं, लेकिन वो लड़ पड़े और पहली दफ़ा नहीं है, बार बार ये हो रहा है। हज़ारों लोग लुक़मा अजल बने, इसमें बच्चे निशाना बने, ख़वातीन निशाना बने, बूढ़े निशाना बने, हर तबके के लोग, उलमा निशाना बने, ताजर और कारोबारी निशाना बने, डॉक्टर, सहाफ़ी, ये सारे। लेकिन
सवाल ये है कि मसला तो है, मसले की वजूहात क्या है और इस इलाके को पुरअमन बनाना ये ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या किसी ने भी ज़िम्मेदारी निभाया है? अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, बकन बाज़ार है, ये पूरी बाज़ार को जला दिया गया, पूरी बाज़ार को उखाड़ दिया गया और जो भी जिंदा आदमी मिलता उसको ज़बह कर दिया जाता या उसको मार दिया जाता। घरों पर बाकायदा बड़े बड़े हथियार, ख़तरनाक हथियार के साथ एक दूसरे पर हमले हुए। तो लिहाजा मसला ये था कि जब 150 लोग लुक़मा अजल बने, लोग नकल मकानी नहीं कर सकते थे, बच्चे अभी आपने फ़िक्र बताया 100 बच्चे वहाँ शहीद हुए उनको अद्वियात न मिलने की वजह से। तो हुकूमत कहाँ थी? सूबाई हुकूमत कहाँ थी? नाराज़ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त को। सूबाई हुकूमत कहाँ थी और वफाकी हुकूमत कहाँ थी? ये उनकी गैर संजीदगी थी, वो गफलत थी इन हुकूमतों की। ये अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते नहीं हैं, ये अपने आप को हुकूमत ही नहीं समझते। अब इतनी बाद अज खराबी बिस्यार अमन मादा हो रहा है, अमन मादा हो गया, तय पाया गया, बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद है, लेकिन मादा किया किसने करवाया? हुकूमत नहीं है, हुकूमत पर किसी का इत्मीनान नहीं है। बीच में कोर कमांडर बैठ के मादा उन्होंने करवाया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत न सूबे में है न वफाक में, ना हुकूमत पर किसी को भरोसा है, ना वो कुछ कर सकता है। तो जब हुकूमत उनकी है तो फिर बीच में से निकल जाए आप लोग। आप एक थाने का मसला हल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एक SHO का मसला हल करेंगे। आपका वजीर दाखिला है, वो जब बलूचिस्तान में आते हैं कि पूरा दहशतगर्द जो टोला है, ग्रुप है, वो एक SHO की मार है, तो कुरम एजेंसी में SHO कहाँ है? वो एक SHO। तो बात यह है नदीम मलिक साहब कि हुकूमत गैर संजीदा था, सूबे की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो, गफलत के शिकार थे, वो अपने में लगे हुए थे। कोई 26वीं आईनी तरमीम में लगा था, कोई ऊपर से ऊपर पता नहीं कौन सा तरमीम था उसी में लगे हुए थे, और आपस में इदारों के आपस में टकराव और तसादुम इसी में लड़ रहे थे। लेकिन उधर लोग लुक़मा अजल बन रहे थे, लोग रो रहे थे, लेकिन किसी को न किसी की बच्चे की फिक्र था, न किसी की खातून का फिक्र था, न बूढ़े न जवान। ज़ुबैर मोती वाला बगन जल गया। बिजनेस लीडर है, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाया गया है ज़ुबैर मोती वाला साहब, मादा तय पाया गया ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, अब गारंटी क्या है? ज़ुबैर मोती वाला साहब, जो पाकिस्तान के हालात हैं जहाँ पर बाज़ इलाके, अभी ये 150 बंदे की जो खबर आपने चंद पहले सुनी, उसके बाद 100 बच्चे सिर्फ इसलिए दुनिया से चल बसे कि उनको अद्वियात नहीं दे सके। तो हम इसको साथ रखें और एक तरफ देखें कि स्टॉक मार्केट हमारी 1 लाख कितने हज़ार रुपये इंडेक्स पहुंच गया है या इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ों की अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम अमनो मान को काबू कर लें और ये जो इकॉनमी के ऊपर अगर 2-4 कोई अच्छे इंडिकेटर आते हैं तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, बीइंग ए बिज़नेस लीडर, क्या बिज़नेस कॉन्फिडेंस के लिए इन इश्यूज़ को एड्रेस करना टॉप प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले हर जगह पे जब भी मैं बात करता हूँ, इंसानी जान जो है वो सबसे अफजल है। ये हो ही नहीं सकता कि हम बिजनेस को की फ्लरिशिंग को देखें, स्टॉक एक्सचेंज को देखें और हमारे जो है ना आदमी मारे जा रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने कई जगह पे कहा है, बल्कि मैंने जहाँ एक बड़ी जगह थी वहाँ मैंने कहा कि मेरी बेगम ये मुझसे पूछती है जब खबरें चल रही होती हैं, जब फौजियों के फोटो आ रहे होते हैं कि ये जो है दहशतगर्दों ने मार दिए, तो ये कहती थी ऐसे फूल जैसे बच्चे, इनको किसने मारा है, इनको कोई क्यों नहीं पकड़ता, ये क्यों नहीं होता। ये बात मैंने ऊपर तक की बात मैंने बताई कि ये सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। इंसानी जान अगर जाएगी, चाहे वो फौजी की हो चाहे आम आदमी की हो, वो इंतहाई कीमती है। और ख़ास करके आप हमारे जो अगर कौम के जो रखवाले हैं, अगर उनकी जान जाती है तो ज़्यादा अफसोस होता है। मैं बिल्कुल हाईएस्ट वर्ड्स में इसको कंडेम करता हूँ, इस एक्ट को जिसमें 150 लोग मारे गए, बाकायदा बलवा होता रहा, हम वहाँ जा नहीं सके, अद्वियात नहीं पहुँचा सके। मतलब मैं भी इंसान हूँ और बिजनेस लीडर की जगह पे मेरा भी दिल है, मेरी भी बच्चे हैं, मेरी भी औलाद है। तो इंतहाई दुख के साथ, मेरा बड़ा दुख है इस बात का जो ये इस मुल्क के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आखिर जो है ना ये इस कंट्रोल हुआ है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पायदार अमन दे इस मुल्क में, पूरे मुल्क में अमन की फज़ा कायम हो। ज़ुबैर साहब, कुछ दिन पहले मैंने वो ईदी साहब को दिया हुआ था, तो ईदी साहब के पास लिमिटेशन थी। वो कहते थे कि हम यहाँ पर मुझे डोनर्स मिल जाएंगे कराची के अंदर, लोग मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन मेरे पास वो बड़ा जहाज़ नहीं है जिसमें मैं अद्वियात ला दूँ या खुराक ला दूँ और वहाँ पर
4-5 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो उनको जाके एक हेलीकॉप्टर तो काफ़ी नहीं होगा। तो आप कराची के लोग, कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सैलानी वाले अरबों रुपए का वो खुराक और अद्वियात तकसीम करते हैं। बशीर फ़ारूकी साहब को भी साथ पूछे जी अगर दस्तियाब हो तो। आप बिज़नेसमैन हजरात बहुत बड़े खुले फ़राख दिल के साथ चंदा देते हैं, शायद ये मौका है कि इन 5-7 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आप लोगों को नए सिरे से कुछ कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। हम हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फिलंथ्रोपी का जो सेंटर है वो कराची है। कराची के अंदर आप देखें कितने लोग हैं, और अगर आप सैलानी को देखें तो रोज के वो 2 लाख आदमी को खाना खिलाते हैं, हर तरह का काम करते हैं। ईदी को आप देख लें, जहां कोई नहीं जा सकता वहां हो जाता है। इन सब की फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बिजनेस कम्युनिटी करती है, और हमारी फिलंथ्रोपी, हम इस बात में मानते हैं कि अल्लाह ने जो दिया है उसमें से लोगों का हक है और हम दे रहे हैं। अभी अगर इस काम के लिए भी चाहिए, मैं आपको यहाँ बैठ के कहता हूँ कि हम तैयार हैं फंड को रेज करने के लिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि जिस जो आदमी वहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर हमारा मुकम्मल एतमाद हो। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम जरूर पैसे देंगे, हाँ, वो सही है। हैं और उनकी फलाह के लिए उस शख्स को बशीर फारूकी होना चाहिए, उस शख्स का नाम ईदी होना चाहिए, ताकि आप लोग आंखें बंद करके उसको पैसा दें। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए बशीर फारूकी या कोई और मिल जाए तो मैं उनको साथ लेता हूँ। अब ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बशीर फ़ारूकी साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त कुर्रम और पारा चनार की जो सूरत हाल है, हमने कराची से हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी हैं और भी बेशुमार बिज़नेसमैन हैं जो बड़े पैमाने पे पैसा देने के लिए, मदद करने के लिए, अद्वियात देने के लिए, खुराक देने के लिए, कैश देने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि सामने ऐसी शख्सियत हो जिसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करके वो मालो दौलत अद्वियात उनके हवाले करें ताकि वो असल हकदारों तक पहुंच जाए। तो बशीर साहब, आपके ज़िम्मे ये काम लगाना है, बताइए। आप सामने आइए, खड़ी होइए और कुर्रम और पारा चनार की जिम्मेदारी उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत फरमाए। देखें, हर नागानी आफत पर सैलानी जो है उम्मत के साथ है, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाहर हो। तो अगर हमारे पर कोई जिम्मेदारी आयद होगी तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े, इंशाअल्लाह मुल्क के साथ खड़े। आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी से, ताजर कम्युनिटी से, कराची चैम्बर से, बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपको फ़ंड्स भी देंगे। और वो बच्चे 100 बच्चे हैं जो अद्वियात की कमी से जानों से गए हैं, तो उनके लिए अद्वियात का बंदोबस्त करेंगे। अगर वहाँ हेल्थ सेंटर चाहिए उसके लिए वसाइल देंगे। चैनल आप बनेंगे बशीर फ़ारूकी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है। जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम गुमान से बढ़कर जो है ना लोगों का काम आ सके। आप साथ ही रुकिएगा। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अब आपको काबिल कबूल है बशीर फ़ारूकी साहब जिम्मेदारी उठाएं। अपनी जिम्मेदारी बिजनेस कम्युनिटी की आप उठाएंगे। आप इनसे पूछ लें कि अगर जुबैर मोतीवाला कह रहा है तो करेगा कि नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से कराची चैम्बर में हमने देखे जो सैलाब ज़दगान थे उनके अंदर भी, और जहां जहां हमारे से बन पड़ा, जब ये बॉर्डर के मामलात थे इजिप्ट के अंदर, वहां भी हमने जहां हो सका हमने किया। हमने फिलहाल एक फंड हम रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला जो हमसे बन पड़ेगा बशीर फारूकी साहब को हम जरूर मदद करेंगे और करते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ साइजेबल अमाउंट चाहिए, यहाँ वो चंद करोड़ का मामला नहीं है। तो मैं इस चैनल को भी इसीलिए इस चैनल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी को खुद मुझे जाके भी अपील करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन आप आगे बढ़िए ताकि इस कार खैर में कुछ लोगों की जानें बचाई जा सके। ज़ुबैर साहब, आपने तैयार रहना है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप पीछे नहीं हटेंगे इस पर। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है पहले फारूकी साहब को अपनी टीम के साथ कुछ कहना चाहें तो अपने अल्फाज में आप एक अपील कर दें और फिर आप इस कार्य खैर का जिम्मा आप उठा लें। एक अपील कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप जुबैर साहब को लाइन में लिए हुए, एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और अल्हम्दुलिल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है इसमें कार्य खैर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने अगर सैलानी की जिम्मेदारी लगाई है तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की ओर पीछे नहीं हटेंगे और इनके साथ कदम ब कदम चलेंगे। आप भी अपना रोल इख्तियार कीजिएगा लोगों से एहतियात देने के लिए। इस साल में तकरीबन 13 लाख लोगों की सैलानी ने जो है ना वो क्या इलाज में मदद की है। तो हमारा शोबा इलाज का जो है ना अल्लाह की तरफ से बड़ा बेहतर है। हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमसे काम ले ले, बस हम आपके साथ खड़े, फिक्र मत करें इंशाल्लाह। मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने, और अल्लाह पाक इन सारे लोगों को जो पैसा देना भी चाहते हैं और आपको भी जिन्होंने इसका मसरफ़ करना है उस राह पर चलाए जिससे वाकई लोगों की हकीकी मानों में मदद की जा सके। सर,
एक पॉलिटिकल टॉपिक की तरफ मैं वैसे जस्ट अभी ऐसे दिमाग में आया है, हम अभी मोती वाला साहब से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो बड़े मतलब फराग दिली के साथ और करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कराची करते हैं, अरबों रुपया देते हैं करते हैं। लेकिन अगर हम, ठीक है, इट्स अ स्मॉल थिंग, शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की बजाय आतिशबाजी की हम इस किस्म की किसी चीज के ऊपर कर लेते, ये भी इम्पोर्टेंट सर। उसके साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है करने के लिए। वो भी मेरा मतलब है उस तरफ हमारे फेडरल और प्रोविंशियल बजट्स में इतना कुशन है, बहुत होता है जी, बहुत होता है, और 5-7 लाख लोगों को बचाने के लिए आपको जितने वसाइल चाहिए दरकार है, बहुत होता है। लेकिन ये जो क्योंकि सोशल, ये जो हमारी फिलैंथ्रोपी है ना, ये इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ज्यादा है, ये 1 रुपया भी सही इस्तेमाल अगर ये लोग इनको, एक तो जैसे अभी आपने बताया हुआ है कि इनके चैनलाइज वो करे और इनके पास ऐसा बंदा हो जिसको वो ट्रस्ट करते हो, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो गवर्नमेंट को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। हाउ अनफॉर्चुनेट, ये किसी को भी नहीं करता, ना आप वाली हुकूमत नहीं, मैंने किसी हुकूमत का नाम नहीं लिया, मैंने हुकूमत का है, हुकूमत में सारे आ सकते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ये मैंने नेकी का काम ज्यादा कर लिया, मुझे सियासी बात करनी है ताकि उसका प्रोग्राम चलता रहे। अब ये बताइए, कल आपकी टॉक शुरू होनी है, दोनों असहाब दाएं बाएं बैठे हैं, पहले आप बताइए 3 बजे 3:30 बजे क्या टाइम तय हुआ है और क्या बातें होंगी? मलिक साहब, ये जो टॉक्स हैं, मुज़ाकरात हैं, ये भी मैं नेकी का काम है जो मैं कर रहा हूँ बड़े अरसे से, आप लोग को रास पे लाने के लिए रोज ही करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जुमले में, ज़्यादा करना चाहिए लेकिन चलें, एक जुमले में अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपना प्रोग्राम, जो हमेशा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता है और बहुत कसीर तादाद में देखा जाता है, आपने उसका जो टाइम इस मकसद के लिए दिया है, ये मैं समझता हूँ सबसे प्रोडक्टिव है, और बड़े आपने दिल से बात की है। टॉक्स सर कल की जो टॉक्स हैं जी, वो है 3:30 बजे का टाइम है, और जो पहली आपकी तरफ से कौन कौन होगा? हमारी तरफ से जो हमारी मुज़ाकराती टीम है, जिसको स्पीकर साहब इंशाल्लाह हेड कर रहे हैं, और बाकी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्लस जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, उन सब के स्पीकर साहब उस कमेटी को हेड कर रहे होंगे आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या मॉडरेटर बैठे होंगे दोनों तरफ से? करने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है एक सीनियर पोजीशन है उनकी, जब वो बैठते हैं तो ज़ाहिर है मतलब स्पीकर तो इनके भी हैं और आपके भी, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक चेयर, तो फिर ज़ाहिर है जब स्पीकर बैठ रहे हैं वो चेयर तो नहीं कर सकता। बाकी हमारी इत्तेहादी जमातों में से हमारे सीनियर लोग हैं, और इत्तेहादी जमातों के तमाम जो हमारे पार्लिमानी हेड्स हैं, हर एक की नुमाइंदगी। नीयत है कुछ करने की? देखिए, नीयत ना होती तो बैठते क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने कोई कनपट्टी में पिस्तौल नहीं रखा हुआ कि बैठे। ये आपको याद होगा, मैं 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात मुतालबा है उनका, और दूसरा पॉलिटिकल प्रिजनर का। मेरे ख्याल में बड़ी रीजनेबल बातें हैं, अनरीजनेबल नहीं है, दोनों काम हो सकते हैं। रीजनेबल बातों को बहुत ज़्यादा रीजनेबल तरीके से माना जाएगा, और जो काबिल अमल चीज़ें हैं उन पर बड़ी खबर चलाई जी इनकी। और मैंने तो आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात करेगी, और आपका इसमें भी क्रेडिट है कि आपने आज से कोई 6 माह पहले से मुज़ाकरात की बात की थी, और मुझे थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे दें कि अपनी जमात में मैं वो बंदा हूँ जो 6 महीने से कह रहा हूँ कि सियासी मामला, सियासी अंदाज से सियासी जमातें बैठ के बात करें, एक दूसरे के ऊपर तंज तज़ीक के नश्तर चलाने से और लश्कर कशी से मामला इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। देखिए, जैसे आपने कहा है, असल चीज़ जो है ना, जो असल चीज़ है वो है नीयत का। अब नीयत का किसी को पता नहीं है, हर एक कहता है, मैं भी कहता हूँ मेरी नीयत अच्छी है, आप भी कहते हैं आपकी नीयत अच्छी है, डॉक्टर साहब भी कहते हैं उनकी नीयत अच्छी है। हम किसी की नीयत जान नहीं सकते, लेकिन हम उस अमल के पीछे हमें किसी हद तक नीयत का पता चल सकता है। अब ये कल स्टार्ट होगा, इसमें आपकी तरफ से कल आएगा कौन? लास्ट टाइम तो असल कैसेट के अलावा सिर्फ आपके दो कमीशन पार्टनर थे, पीटीआई वाले नहीं थे। देखिए मुझे नहीं पता, जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी जाएगी, कल सारे होंगे अगर सारे नहीं भी होते, इट डजंट मैटर। जब वो कमेटी होती है ना, जब उसके जो 3 या 4 मेजर बनते ना, उमर यू भी आएंगे और असल कैसेट 3-4 जो मेजर वो है ना, वो उसमें होंगे, डेफिनेटली होंगे। बाकी अगर 6, 7, 8, 10 का नाम है तो उनमें से 3-4 भी वो मेजर हो, अच्छा है, हो जाए। लेकिन देखिए, इसमें ये याद रखिए, वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मुज़ाकरात कर रहे होते
हमने जानबूझ के उस चीज़ को जो प्री कंडीशन थी, जो पहले हम कहते थे कि जी पहले हमारा मैंडेट वापस करो, हमने उसको टच नहीं किया, क्योंकि उससे मतलब ये हो जाता है कि फिर तो ना होने वाली 8 फरवरी को आपने फिलहाल साइड पे रख फिर दिया। हमने साइड पे कर दी ना। हालांकि वो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है और फ्यूचर के लिए उस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस दो नुकात हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। मेरे लिहाज से अगर कोई ये कहता है कि जी इनके ऊपर केसेस सारे जो हैं करप्शन के हैं या एंटी टेररिज्म के हैं या फलाना फलाना है, मेरे लिहाज से आप कहने की हद तक जो मर्जी एफआईआर में डाल के कर ले, मुझे मालूम है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, ये हैं पॉलिटिकल केसेस। 200 एफआईआर, नॉट लार्जली, ऑल ऑफ देम विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे, यहां पे हमारी नीयत सामने आ जाएगी कि हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे। हम उसको पीस मील भी कर सकते हैं। आपने इसके लिए कोई तहरीरी तौर पर लेके जा रहे हैं या सिर्फ जुबानी तौर पर ये I'm sure जब तहरीरी मांगे तो तहरीरी दे देंगे। तहरीरी दे देंगे। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपकी जमात ने ये 26वीं आलमी तरमीम के मौके पर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, तो ये जो अब बातचीत का अमल, मुज़ाकराती अमल शुरू होने लगा है, ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव फेज़ है, लेकिन इसकी आउटकम जो है अभी तक हमारे सामने वाजे नहीं है। क्या इसमें भी JUI एक कोई सेंट्रल रोल प्ले करने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी? देखिए नजीम साहब, बुनियादी तौर पर तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा, आपने अभी कहा भी कि जमीयत उलमा इस्लाम 26वीं आईनी तरमीम में ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये गुफ्त शनीद से हुआ, लड़ाने धमकाने एक दूसरे को नीचा दिखाने की माहौल में नहीं हुआ। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम समझती ये है कि इस किस्म की मसाइल सियासी दुनिया में, जमहूरी दुनिया में मुज़ाकरात के ज़रिए एक दूसरे के मौक़िफ़ सुनने के नतीजे में एक नतीजे तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम न PTI में है, न PTI जमीयत उलमा इस्लाम में है, और न जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा है, न हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को फॉलो करती है। लिहाजा अगर दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से या एक फ़रीक ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से किरदार अदा करने का मुतालबा किया या मौलाना साहब के पास आए कि आप कोई किरदार अदा करें, तो फिर उस पर मस्बत अंदाज में फिर मौलाना साहब क्यों नहीं सोचते हैं। मौलाना साहब ने पहले भी कहा कि अगर हमसे मदद लेना चाहते हैं, हमसे इस मामले में किरदार अदा करने की डिमांड की जाती है PTI की तरफ से, या कोई तजवीज़ या कोई मुशावरत ली जाती है, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसमें किरदार अदा कर सकती है। लेकिन ये बाद जो मुज़ाकरात शुरू होगी कल 3:30 बजे के बाद, ये उस पर इन्हिसार है कि मुज़ाकरात कहाँ तक फ़रीक़ैन संजीदा है, मुज़ाकरात में हुकूमत कहाँ तक संजीदा है और PTI, और कहाँ तक एक बात और भी है कि इख्तियारात कहाँ तक है, हुकूमत के पास इख्तियारात है या नहीं। 9 मई के मामले में, 26 नवंबर के मामले में, कैदियों की रिहाई में, ये हुकूमत के पास इख्तियार है या नहीं है। इसी तरह PTI की तरफ से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए करना पड़ेगा, इख्तियार है। अगर दूर दूर से बैठ के बातें करेंगे तो फिर तो आगे काम नहीं चलेगा ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कुछ चीज़ें तो करके दिखानी पड़ेंगी ना। अच्छा जुबैर मोती वाले साहब, जब आपके आर्मी चीफ से इंटरेक्शन करती है कराची के अंदर या दीगर लाहौर में भी हुआ उनका इंटरेक्शन, तो वहाँ बहुत सारे इशूज़ सामने आते हैं, वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू सामने आता है। तो आपको, मैं उनको नहीं चाहता कि आप कोट करें, अगर करना चाहें तो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आ जाए पाकिस्तान में तो इकॉनमी, जिसको हम बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन कहते हैं, आज 4.1% पे 81 महीनों के बाद आया है, ये लगता नहीं है कि ग्रोथ भी आनी शुरू हो जाएगी, जो अभी तक आई नहीं है। पहले क्वार्टर का भी लेस देन 1% नंबर आया है। तो हम उस तरफ जा सकते हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगियों में एक्चुअली इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, अगर इस्तेहकाम सियासी तौर पर आ जाए। देखिए उस मीटिंग में तो बहुत सारी बातें हुई और मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत मीटिंग थी वो हमारे साथ, जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो चीफ साहब ने की, और उन सारी बातों को उन्होंने समझा। मुझे खुशी इस बात की थी वो सारी बातों को समझ रहे थे। अब मैं आपको सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि अगर हम देख रहे हैं, क्या जो कल उड़ान पाकिस्तान था उसमें जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, उसको हम देख रहे हैं या इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हमने जाना है? असल बात तो ये है। और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आपको करनी है तो फिर आपको एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना होगा, आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना पड़ेगा, आपको रीजनल कॉम्पिटिबिलिटी को देखना पड़ेगा,
पड़ेगा कि आपके जो रीजन के अंदर जो लोग हैं वो क्या प्राइस पे माल बेच रहे हैं। सिमिलर माल्स होते हैं, रन ऑफ द मिल जो चीजें होती हैं। हम टेक्सटाइल के अंदर 19 बिलियन से फिर वापस 16 बिलियन पे हम आ गए, तो उसकी वजूहत तो कोई होगी ना। ऐसे तो कोई नहीं होता। ये तो नहीं होता कि मेरे आपने मुझे कहा कि मुझे ये आइटम चाहिए और मैं कहूँ नहीं मैं नहीं बेच रहा, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास तो कैपेसिटी फालतू है। हमने यही बात की कि जब तक देखिए अंडा पहले या मुर्गी पहले, अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और डॉलर लेने हैं तो आपको हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना पड़ेगा। उसको अगर आप नहीं देखेंगे, आप उसके पैरिटी पे नहीं लाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आज बांग्लादेश 42 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ टेक्सटाइल। ये सारा हमारा है, ये सब हम टेक्सटाइल में पैदा हुए हैं। हमारे कंट्री के अंदर पहली जो मिल लगी, जो कायदे आज़म ने संगे बुनियाद रखा, वली का टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल मिल थी। तो हम तो मतलब पैदा ही टेक्सटाइल में हुए इस मुल्क के अंदर, और आज तक हम टेक्सटाइल को चलाते हैं। हम कॉटन ग्रोअर हैं, हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं कॉटन के। तो हम तो मतलब हमारा बेस है, हमारी रगों में टेक्सटाइल है और बाकी चीजें हैं। तो अगर हम उसको नहीं कर सकते और अगर हम 16 बिलियन पे 19 से जाते हैं तो उसकी वजूहत को देखना पड़ेगा। मैं आपके पास वक्त नहीं है, सारी वजूहत हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी वजूह जो है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री है, जो हमारे आर्क राइवल्स के साथ, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में रन ऑफ द मिल के माल में नहीं है। हम फैशन डिजाइनर नहीं है, हमारा ब्रांड्स नहीं है, हम ब्रांड्स के सप्लायर हैं। तो उनको हम वेंडर्स हैं। अगर हम वेंडर हैं तो उसको कहीं, वो तो हमको ये भी बताते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने स्टिचेस होंगे, और उसका बारकोड भी हम लगाते हैं, प्राइस टैग भी हम लगाते हैं। तो उसके अंदर तो कोई हमारी अगर उसको स्विच करना है हमसे कहीं और, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस हाल में अगर हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, सर दिसंबर के महीने का जो बरामदात में इजाफा है दिसंबर के महीने का नवंबर के मुकाबले में, वो 0.28% है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। और इसी तरीके से अगर मैं दिसंबर को पिछले साल दिसंबर से मिलाऊं तो दिस इज़ 0.67%। तो अगर हमें वाकई एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हाईएस्ट टैरिफ बिजली के हैं पाकिस्तान में, हाईएस्ट टैरिफ गैस के हैं पाकिस्तान में, 50 एजेंसियाँ, मल्टीपलिसिटी ऑफ एजेंसीज है, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर हम कहते हैं कि साथ इंटरनेट भी बंद कर देंगे, फिर आईटी एक्सपोर्ट से भी $15 अरब कमाएंगे इंटरनेट बंद करके। तो फिर हमें, मेरे ख्याल में अपनी पहले दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। नज़र आ रहा है सबको, लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं? मलिक साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें की जो आप कह रहे हैं अपनी तकरीर में उड़ान पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि क्या अगर आप बिजली महंगी रखेंगे इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ये उन्होंने कहा है कल की। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कल की, जो हम बातें सारी कर रहे थे वो कल वजीर आजम पाकिस्तान ने कल की है। और उन्होंने खिताब किया एनर्जी मिनिस्टर से, उन्होंने बाकियों से कहा, उन्होंने स्टेट बैंक से कहा कि कुछ कलम की जुम्बिश चलाएं और कुछ इंटरेस्ट रेट कम करें, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी एट द हाईएस्ट लेवल तो ये अंडरस्टैंडिंग है, मगर जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाकी का जो पैराफिनेरिया है, जो आपका पूरा सिस्टम है, उसके अंदर ये एहसास आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा और अगर हम ये समझते हैं कि हम जो है ना अंडे से, मुर्गी से पहले हम अंडा निकाल लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हमको जो है ना ये सारी चीजों को बतदरीज करना पड़ेगा। साहब, एक सवाल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है वो आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जैसे बिजली गैस के टैरिफ हैं, इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। देखिए, जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो मेन, जिसको आप कहते हैं ना, जो स्पार्क जहाँ से वो होती है इलेक्शंस के बाद। जब इलेक्शंस के अंदर, अब आप देख लेना, मेरे ख्याल में इंडिया में हर वो गलत काम पाकिस्तान में जो हो रहा है इंडिया में भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उनके कितने सालों से उनके अंदर कभी हमने ये नहीं सुना कि जी इस इलेक्शन में ये धांधली हुई है, उस इलेक्शन में वो धांधली हुई है, RTS बैठ गया, फलाना सिस्टम बैठ गया, ये सिस्टम बैठ गया, RO के इलेक्शंस हो गए, एंड सो ऑन। वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उधर वहाँ पे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो बहुत बड़ा है, उनका मतलब हमसे बहुत बड़ी उनकी एक डेमोक्रेसी है, उसको वो चला रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, हमें यह कहा जाता है कि जो $1500 की मशीन है, उन्होंने ये जो हमारी जो इलेक्शन कमीशन गई है, ब्राज़ील गई है और इंडिया गई है, वहाँ से जो लेसन लर्न करके आए हैं और जो हमें बता रहे हैं कि लेसन लर्न किया है, कि ब्राज़ील में आप जाके कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है। इंडिया में जाके उन्होंने $116 पे मशीन की कीमत
हुकूमत ले आए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हम लोग यहाँ कहते हैं कि जी इंटरनेट के उसमें हैक का वो है। ब्राज़ील के से उन्होंने ये सीख कर आए थे और हमें बताया है कि भाई ब्राज़ील से ये सीख कर आए कि इस दौरान में आपके वहाँ पे कोई हैक नहीं होता। क्यों? वो कनेक्ट नहीं होता। तो ये चीजें देखिए, ये सारी वो चीजें, ये सारी चीजें कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं, हमारे अंदर वो विल नहीं है। हमें विल क्यों नहीं है? मुझे डर है कि जी इनकी जमात जीत जाएगी, इनको डर है हमारी जमात जीत जाएगी। इस डर के खौफ की वजह से हमने सारे काम गलत किए। लाने के लिए जब आप आपस में कल बैठेंगे ना, तो ये भी एक रखिएगा एजेंडा आइटम कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ले आते हैं, अपनी सियासत करेंगे, साथ इस्तेकाम ले आए, मुल्क तो चलता रहे साथ साथ। मलिक साहब, बात यह है कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत काबिल एहतराम भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन उन्होंने वो रेटोरिक बात की है जो हम हमेशा हर प्रोग्राम में करते हैं। बुनियादी तौर पे हमें इस रेटोरिक से और इस तरह की मैनेजमेंट से थोड़ा बाहर सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। और वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। इलेक्शन मुझे एक बता दें जिसके ऊपर इल्ज़ामात ना लगे हों। आपका 2018 का इलेक्शन जब RTS बैठ गया था तो हमारी तो मुत्तहिदा अपोजिशन ने असेंबली जाने से इनकार किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि मैं हाजिर हूँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं। इमरान खान साहब ने तो खैर हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया, 4 साल अपोजिशन से बात करनी पसंद नहीं की। लेकिन हमने उस वक्त भी ये कहा था मुल्क चलाने के लिए यार अनाज जो नाक है ना, इसको थोड़ा नीचे करें और एक दूसरे को बर्दाश्त करके हम आगे बढ़ें। यही स्पिरिट आज ज़रूरत है, मुफाहमत करें मुल्क की खातिर। तारिक साहब, हुमायूं अहमद साहब, हाफिज़ हमदुल्ला साहब और इसके अलावा बाकी साथ मेहमान भी, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।